हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। गाइस, हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें, साथ में उसको नोट जरूर कर लिया करें बिकॉज ये जानकारी आपको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है या बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which company has become the first Indian brand to launch 5G स्मार्टफोन? कौन सी कंपनी 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली पहली भारतीय ब्रांड बन गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है लावा मोबाइल्स, माइक्रोमैक्स इंडिया, कार्बन मोबाइल्स या इंटेक्स टेक्नोलॉजीज। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है लावा मोबाइल्स जी। तो लावा मोबाइल इंडिया का पहला ब्रांड बन गया है जिसने 5G फीचर वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है। राइट, मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है वो 5G फीचर से एनेबल्ड है और इसको लॉन्च करने वाला ये पहला ब्रांड बन गया है। राइट, आप देखिए यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी इंडियन ब्रांड है, मतलब इंडियन कंपनीज हैं और इनके टर्म में भी आपको जरूर स्टडी कर लेना चाहिए स्ट्रेटेजी के टर्म में कि इन कंपनीज ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं या इनके स्मार्टफोन के टर्म में कौन सा फेमस एक तरीके से ब्रांड रहा है, कौन सा फेमस प्रोडक्ट रहा है, उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अभी ये किस तरीके से अपडेटेड है, किस तरीके से काम कर रहे हैं स्मार्टफोन के टर्म में, या आने वाले समय में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, या इनका क्या एक्शन प्लान है स्मार्टफोन के टर्म में, या दूसरी कंपनीज के साथ इनका किस तरीके से नेगोशिएशन चल रहा है, किस तरीके से कॉम्पिटिशन चल रहा है, या कोई अगर टाई अप हुआ है दूसरी कंपनी के साथ तो वो किस तरीके से हुआ है। मतलब जितना भी ये सब है इकोनॉमिक कॉमर्स सेक्शन में जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन बने तो आपको इन एस्पेक्ट्स में, इन डायमेंशंस में स्टडी जरूर करना चाहिए, पॉइंट वाइज इसको नोट करना चाहिए, याद करना चाहिए। क्वेश्चंस इन सारे डायमेंशंस में बनते रहते हैं और कई बार आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, और अगर आप इन सारे डायमेंशंस में पहले से प्रिपेयर होंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। राइट, तो आप इसको अच्छे से याद कर लिए। एक यहाँ पे आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और भी है जो यहाँ पे क्वेश्चन में बन सकता है, वो ये है कि इस 5G स्मार्टफोन का ब्रांड नेम क्या है, मतलब किस ब्रांड नेम से इसको लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको बता दूं ब्रांड नेम भी, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रांड नेम जो यहाँ पे है वो है अग्नि। राइट, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अग्नि ब्रांड से इस 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है लावा मोबाइल्स के द्वारा। राइट, बस ये 2-4 पॉइंट है, याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है कहीं भी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has successfully launched a small, low-cost Epsilon 5 rocket and put 9 satellites into orbit? किस देश ने एक छोटा कम लागत वाला Epsilon 5 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और 9 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया या जापान। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है जापान जी। तो जापान कंट्री की जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है, यानी कि जापान कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज जाक्सा, ये नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जैसे अपने यहाँ इसरो है उसी तरीके से यहाँ पे जाक्सा है। तो जाक्सा ने इस रॉकेट को लॉन्च किया है और रॉकेट को लॉन्च करने का पर्पज ये था कि उसे 9 सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश करना था पर्टिकुलर ऑर्बिट में। राइट, और इन सैटेलाइट्स के अपने पर्पज हैं, अपने एक तरीके से उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेसिकली इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है और वो किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? एप्सिलॉन 5 रॉकेट के थ्रू। राइट, तो रॉकेट का नाम भी आपको याद हो जाना चाहिए, स्पेस एजेंसी का नाम भी याद रहना चाहिए, कंट्री का नाम भी याद रहना चाहिए कि किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा यहां पे देखिए बात की जा रही है लॉन्च्ड अ स्मॉल लो कॉस्ट। राइट, तो यहां पे 2 वर्ड हैं, स्मॉल एंड लो कॉस्ट, छोटा भी है और कम कीमत वाला भी है। राइट, तो मैं इसके डायमेंशंस के टर्म में भी आपको थोड़ा अपडेट कर दूं। इस रॉकेट का डायमेंशन ये है कि ये 2.6 मीटर का इसका डायमीटर है, मतलब कि 2.6 इसका डायमीटर है। राइट, ये याद कर लीजिए। दूसरा, अगर लेंथ की बात करें तो 26 मीटर्स इसकी लेंथ है। राइट, क्या है? 26 मीटर्स इसकी लेंथ है। ये तो याद हो जाना चाहिए आपको। 2.6 ये है, 26 है, 2.6 क्या है? डायमीटर है, 26 क्या है? इसकी लेंथ है। राइट, और अगर हम यहाँ पे वजन की बात करें, मतलब कि एक तरीके से इसमें कितना वजन ले जाया जा सकता है या इसका खुद का वजन टोटल कितना हो जाता है जब ये फ्लाइट मोड में होता है, जब ये उड़ान भरता है, तो टोटल इसमें जो वेट होता है दैट इज 96 टन। राइट,
तो ये भी आपको एक तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट के टर्म में क्वेश्चन बन सकता है और स्पेस एजेंसी के टर्म में बन सकता है, रॉकेट का नाम पूछा जा सकता है और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 9 सैटेलाइट्स, राइट। एक मैं आपको स्टैटिक पार्ट यहां पे बता दूं, जाक्सा के द्वारा ही 2019 में 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसी रॉकेट का यूज किया गया था जिसका नाम है एप्सिलॉन, राइट। तो एप्सिलॉन रॉकेट सिस्टम जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जाक्सा के लिए काफी भरोसेमंद रॉकेट सिस्टम है या रॉकेट है, जिसको यूज करके वो अपने डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है या डिफरेंट स्पेस मिशंस को उसमें यूज करता है, राइट। तो आप ये रॉकेट सिस्टम को एक तरीके से डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं या ये क्यों एक तरीके से लो कॉस्ट बोला जाता है और ये क्यों स्मॉल होने के बावजूद भी एक तरीके से अपने पर्पज को कंप्लीट करता है, राइट। डिटेल में इसको आप जरूर पढ़ें, क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज इसमें साइंस एंड रिसर्च का भी पार्ट जुड़ा हुआ है और उसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो डिटेल में जरूर जाएं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the next chief of the naval staff CNS? नौसेना स्टाफ CNS के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आर हरिकुमार, करमवीर सिंह, शीलवर्धन सिंह या अतुल करवाल। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है आर हरिकुमार जी। तो नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए और पोस्ट का नाम याद हो जाना चाहिए, पद का नाम याद हो जाना चाहिए कि किस पद पे इनको अपॉइंट किया गया है, राइट। तो यहाँ पे बात की जा रही है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, राइट। आप देखिए जब भी किसी पद पे किसी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होती है तो आप उस पोस्ट के डिटेल में भी आप जरूर जाया करें, मतलब कि वो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इंपॉर्टेंट जो पद होता है, उस पद की महत्ता क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है या उस पद पे काबिज होने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, पावर्स क्या होती हैं, राइट, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सारी की सारी एक तरीके से आपको स्टैटिक जानकारी जरूर रखनी चाहिए, राइट। तो सीएनएस के बारे में डिटेल में जरूर जान लें, सीएनएस होता क्या है, राइट, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। दूसरा अगर हम यहां बात करें करमवीर सिंह, शीलवर्धन सिंह और अतुल करवाल की, तो ये भी नाम आपको याद कर लेने चाहिए। मैं आपको बताऊं, करमवीर सिंह को ही हटा के आर हरिकुमार उनका ये पद लेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि करमवीर सिंह अब जो हैं पूर्व सीएनएस कहे जाएंगे, राइट। वहीं अगर हम बात करें शीलवर्धन सिंह की और अतुल करवाल की, तो ये दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इन दोनों का भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में। इनका डिपार्टमेंट क्या है मैं आपको बता दूं, इनका है सीआईएसएफ और इनका है एनडीआरएफ, राइट। तो सीआईएसएफ के चीफ के तौर पे यहाँ पे शीलवर्धन सिंह का अपॉइंटमेंट हुआ है और एनडीआरएफ के चीफ के तौर पे अतुल करवाल का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। सीआईएसएफ आप जानते हैं, एनडीआरएफ में आपको बता दूं, एनडीआरएफ मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राइट। अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है बिकॉज ये एक तरीके से नेशनल जो डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए जो एक्शन प्लान बनाने होते हैं या किसी भी डिजास्टर में लोगों की मदद किस तरह की जानी है, लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो किस तरीके से दी जानी है, ये सारा का सारा एक्शन प्लान एनडीआरएफ ही फिर देखता है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, ये सारे नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और ऑप्शन भी कई बार आपको इस तरह कंफ्यूजन में दे सकता है, राइट। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which international day has been celebrated with the theme Building Climate Ready Communities in November 2021? नवंबर 2021 में Building Climate Ready Communities विषय के साथ कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड यूजुअलिटी डे या वर्ल्ड वेगन डे। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, राइट। तो आप यहाँ पे डे का नाम अच्छे से याद कर लें, पूरा का पूरा नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में इसको हम वर्ल्ड साइंस डे जरूर बोल देते हैं लेकिन इसका पूरा नाम है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। ये डे मनाया गया है 10 नवंबर को, हर साल ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये डेट भी आप अच्छे से याद कर लें, राइट। और थीम तो आपको जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए बिकॉज मैं आपको बताऊं कि थीम जो होती है वो एक तरीके से इसके टर्म में काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं और चाहे वो नेशनल डे हो चाहे वो इंटरनेशनल डे हो, हर एक डे की कोई ना कोई थीम होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डेज जो होते हैं वो औपचारिक रूप से मना लिए जाते हैं, उसमें कोई थीम नहीं रखी जाती है, लेकिन जनरली यहाँ पे थीम रहती है किसी भी डे में। तो आपको उस थीम के टर्म में अपडेटेड रहना है, याद रखना है और बेसिकली उस थीम का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो थीम एक्चुअली में है क्या, क्या प्रदर्शित करती है या उस थीम के अंदर क्या उद्देश्य रखा गया था, राइट। तो इस बार भी देखिए यहाँ पे बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, आप यहाँ पे
समझ पा रहे होंगे नाम से, मतलब ये है कि एक तरीके से क्लाइमेट के टर्म में अवेयर, क्लाइमेट के टर्म में जागरूक, क्लाइमेट के लिए काम करने वाली कम्युनिटीज का एक तरीके से निर्माण करना है, राइट। तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी। और इसमें अगर हम बात करें कि ये जो डे है वो किस तरीके से जागरूक करता है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो डे है वो वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक तरीके का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देती है कि वो साइंटिफिक नॉलेज को, साइंटिफिक टूल्स को या इनोवेशंस को अपनी लाइफ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, काम में, मतलब हर एस्पेक्ट में उसको यूज करें, उसका प्रयोग करें और अपने समाज की और अपने देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं। मतलब कि ये जो साइंटिफिक टूल्स हैं, इनोवेशंस हैं, वो जरूर किसी न किसी इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, देश का जरूर एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, राइट। तो एक तरीके से उसी को प्रमोट करता है, उसी को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है ये डे कि लोग इस चीज को समझें, कम्युनिटी इस चीज को समझे कि किस तरीके से साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक टूल्स हेल्प कर सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, राइट। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड लेवल की जो अथॉरिटीज हैं, साइंस जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज को भी ये एनेबल करता है, ये जो डे है वो इन अथॉरिटीज को भी एनेबल करता है कि वो साइंस एजेंडा बनाएं, साइंस एजेंडा के टर्म में कुछ रिकमेंडेशंस दें या क्या नए एक्शन प्लान हो सकते हैं, क्या नए एजेंडा हो सकते हैं, उन सब के टर्म में ये जो डे है वो वर्ल्ड अथॉरिटीज को एनेबल करता है, एक तरीके से अलाउ करता है कि वो नए आइडियाज बनाएं, नए एजेंडा बनाएं या उनके टर्म में क्या एक्शन प्लान हो सकता है, उन सब के टर्म में एक मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है कि अथॉरिटीज भी इस पे काम करें, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, इसके स्टैटिक पार्ट में भी जा सकते हैं कि किन कारणों से इसको शुरू किया गया था, कब इसको शुरू किया गया था, राइट। और बेसिकली इसके पीछे प्रेरणा क्या रही है इस डे को मनाने की, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which government has launched the श्रमिक मित्र स्कीम टू इंश्योर बेनिफिट्स रीच कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? निर्माण श्रमिकों तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए किस सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट। तो मैं सही ऑप्शन आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है दिल्ली गवर्नमेंट जी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही एक मतलब हेल्पफुल ये स्कीम रखी है जिसका नाम है श्रमिक मित्र, राइट। नाम से यहाँ पे समझिए, श्रमिक मित्र मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए मित्रों का एक तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाना है, उन मित्रों को भेजा जाना है डोर टू डोर, श्रमिकों के घर घर भेजा जाना है उनको हेल्प करने के लिए। किस तरह की हेल्प करनी है मैं आपको बता दूं, देखिए पहले यहाँ पे आप नंबर जान लीजिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 800 श्रमिक मित्रों की अपॉइंटमेंट की जानी है, रखा जाना है, ताकि वो जो वर्कर्स हैं उन तक पहुंच पाएं, उनके घरों तक पहुंच पाएं और उनको जो सरकार की डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में समझा पाएं, उन स्कीम्स के बारे में समझा पाएं या उन स्कीम्स के बारे में बता पाएं कि आप इस स्कीम के लिए योग्य हो या नहीं हो, या अगर आप योग्य हो तो इससे कैसे लाभान्वित होना है, वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आप इन स्कीम्स के थ्रू लाभान्वित हो सकते हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत ही एक तरीके से हेल्पफुल इसको बोला जा सकता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग है वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है या बहुत एक तरीके से संकोची होता है वो, और इसी संकोच और अज्ञानता के कारण कई बार क्या होता है कि वर्कर्स या जो आम आदमी है वो जो सुविधाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की, उनसे वंचित रह जाते हैं, राइट। तो श्रमिक मित्रा के अंदर यही एक तरीके से उद्देश्य रखा गया है कि ये जो श्रमिक मित्र होंगे वो श्रमिकों को एक तरीके से हेल्प करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जितने भी तरीके की उनको प्रॉब्लम आएंगी उन सब के टर्म में एक तरीके से मदद दी जानी है, ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके टर्म में वो अवेयर हो पाएं, उससे लाभान्वित हो पाएं, राइट। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे बात हो रही श्रमिकों की स्पेशली, तो श्रमिकों के टर्म में दिल्ली सरकार ने काफी स्कीम्स लॉन्च की हैं, वो भी आपको एक तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि लगभग 3 से 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं श्रमिकों को अपने लिए छोटा सा घर बनाने के लिए, मतलब 3 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि उनको अपने लिए छोटा सा घर बनाने में असिस्टेंस मिल पाए, राइट। और अगर हम बात करें मातृत्व सुरक्षा की या मैटरनिटी बेनिफिट्स की, तो लगभग 30,000 रुपए दिए जाते हैं या मैटरनिटी बेनिफिट्स के तौर पे। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मतलब डायरेक्टली फाइनेंशियल के रूप में असिस्टेंस दी जाती है श्रमिक वर्ग को, राइट। तो इन्हीं सारी स्कीम्स के टर्म में श्रमिक मित्र श्रमिकों को एक तरीके से हेल्प करेंगे, अवेयर करेंगे और उनको बताएंगे किस तरीके से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है, जरूर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बिकॉज एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में,
राइट। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं या इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। आपको डिटेल में जरूर यहाँ पे याद कर लेना चाहिए और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के टर्म में रखेंगे, याद करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज। मतलब कि आप वहाँ पे करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं पॉइंट वाइज। मतलब कि डिफरेंट डायमेंशंस के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन डायमेंशंस में वो पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप उन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करके जा सकते हैं ताकि उसकी डायरेक्टली वहाँ पे आप हेल्प ले पाएं, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।